खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। और इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ है और हमें वक्त देते रहते हैं। शेख रशीद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, कई दफ़ा रह चुके हैं, अवामी मुस्लिम लीग नून भी हेड करते हैं। थैंक यू वेरी मच शेख साहब। मैं अभी जो आज फैसला आया है दिन को, मैं इसी हवाले से ही बात को शुरू करता हूँ, क्योंकि हम फाजिल जज साहिबान सबका बड़ा एहतराम करते हैं, मगर फैसलों पर राय दे सकते हैं। तो ये तो फैसला ऐसे लग रहा है कि स्टेटस को होना है, तो क्या ज़रूरत थी इतने दिन ये करने का? इसको ही चलते रहने दें। अगर कल से दोबारा उन्होंने ही रहना है तो फिर कैसे देखते हैं आप इसको शेख साहब? देखें, एक तो साबित हो गया कि उन्होंने लोटों के जरिए हुकूमत बनाई और इसका असल फैसला जुलाई में आ जाएगा। जब तक 63A का फैसला नहीं आता इस मुल्क में, 17 तारीख के इलेक्शन से अगर पहले आ गया तो मुमकिन है ये 20 के 20 उम्मीदवार जो हैं ये स्क्रीन से आउट हो जाए। अगर 63A को सुप्रीम कोर्ट ईद से पहले या ईद के बाद या 17 से पहले ताहयात नाअहल करार दे देती है, तो फिर जल्दी इलेक्शन कराने के अलावा कोई चाराकार नहीं। और मैं आज मुख्तदर हलकों से ये अपील कर चुका हूँ कि ग्राउंड में हालात बहुत ख़राब हैं और आप आसिफ जरदारी की परवाह न करें और आप मुल्क में इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जाएं, ताकि कोई एक तो जिम्मेदार हो, नज़र तो आए कहीं कोई हुकूमत है, कोई एक तो कह सके कि जनाब यहाँ तो इंतशार इतना बढ़ता जा रहा है कि ये ना हो कि लोग फैसले अपने हाथों पे ले लें, सड़कों पे आ जाएं। ना बिजली है, पेट्रोल 50 रुपये लेवी कहते तो है, ये अभी किस्तों पे लगानी है। और पेट्रोल ये कह रहे हैं रूस को, रिफाइनरी को कहा है। मजाक उड़ाते हैं, कौम को जाहिल समझते हैं। ये चोर, डाकू, लुटेरे, बेईमान, बदमाश और साजिशों के जरिए आने वाले। और कोयला अफगानिस्तान के पेट्रोलियम के मिनिस्टर का आज ही मैं बयान पढ़ रहा था। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं? जो सिखों से लड़े, जो अंग्रेज़ों से लड़े, जो रशियन से लड़े, जो 42 मुल्कों की फौजों से लड़े और सरेंडर कराया, वहाँ हालात माशी यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ का रुपया जो तराजू में तोला जाता था वो पाकिस्तान के रुपए से बेहतर हो रहा है। और हम अभी तक इसी शमशमे में हैं कि जनाब हम आ गए, हम छा गए, हमें हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं निकले। और हालांकि IMF ने भी कहा कि हमने इस महीने जुलाई में भी आप पे नज़र रखनी है कि आप करप्शन को किस तरह रोकते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह रोकते हैं। हम पे ठप्पा लग गया है कि हम बेईमान हैं, और ये ठप्पा इन दो ख़ानदानों की वजह से लगा है। और ये दो ख़ानदान जो हैं वो हर दफ़ा चोर दरवाजे का एक रास्ता बनाते हैं। और अब अगर ये कल आ भी जाते हैं दोबारा, तो क्या समझते हैं कि लोगों के दिलों में इनकी इज्जत है? मैं तो समझता हूं कि सियासी माहौल को लोगों ने पीछे छोड़ दिया और लोग आगे जा चुके हैं। ये साबित हो गया कि इस निज़ाम से लोगों के मसाइल नहीं हल हो सके, और ये इतनी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि बाज़ औक़ात मुझे डर लगता है कि हम शायद प्रोग्राम करने के लिए रह जाएं और कौम आगे निकल जाए और कौम अपने फ़ैसले अपने हाथों में ले लिए। इसलिए मैंने अपील की है एस्टेब्लिशमेंट से, मुक़्तदर हलकों से, कि आप इस मुल्क को अर्ली इलेक्शन में ले जाएं ताकि कोई इस्तेहकाम की सूरत हाल बन जाए। अगर मईशत इसी तरह तबाह होती रही, अगर कारखाने इसी तरह बंद होते रहे, अगर लोग घर का सामान बेचकर और बच्चों को स्कूल से उठाकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। अभी तो बिल आने हैं 2 तारीख को, जब बिजली का बिल आएगा 5 तारीख तक आ जाएगा जी। क्या बनेगी इस मुल्क में? सो फिर हर आदमी कुंडा डालने की कोशिश करेगा। हर आदमी, सारों के रिश्तेदार अमीर नहीं है, सारों के भाई या बेटे बाहर नहीं गए हुए। सो जो लोग यहाँ पे अपने गुजारा कर रहे हैं, दुकानदारों पे कहा कि हम फिक्स टैक्स लगा देंगे और सुपर टैक्स भी अवाम पर मुंतकिल होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला बजट कल मंजूर किया जिसमें वजीर आज़म ही मौजूद नहीं था। उसने कहा बजट क्या है, IMF की फोटोस्टेट कापी है, और अभी तक IMF ने आपको हुक्मनामा नहीं दिया।
अभी तक IMF ने आपको नहीं कहा जाओ बच्चों मजा करो, हमने आपको $2 बिलियन दे दिए हैं। उन्होंने कहा अभी हम देख रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 महीना लगेगा। कोई इनकी से नहीं है जी सर। वो 1 महीना, अगर ये सारी शराइत जो कि बड़ी खौफनाक 4 शराइत हैं शेख साहब, वो अगर मान भी लेते हैं तो शायद 1 महीना लगेगा। जी भट्टी साहब, आपका कुछ सवाल कुछ मुझे लग रहा था आप पूछना चाह रहे हैं। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, 40 साल से ये हुकूमतें आती जाती हैं और अरबों रुपए के करप्शन है। इसी हुकूमत ने जो मौजूदा 2018 के इलेक्शन पे संगीन इल्जामात लगाए एस्टेब्लिशमेंट पर, अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि मुल्क खून रेजी की तरफ जा रहा है। आइन और कानून बहुत पीछे रह गया है। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता भाई भाई का दुश्मन ना हो जाए। क्या ऐसे में कोई उम्मीद की किरण आपको नजर आती है? मुझे तो आज का जो फैसला आया है, इस फैसले में 101 सवाल मेरे खड़े हो गए हैं कि ये मामला है क्या, क्यों हमें तसादम? कहीं ये तो नहीं जिन्होंने रजीम चेंज कराई है अमेरिका ने, वो पाकिस्तान से अपने मजीद 2 मकासद हासिल करना चाह रहे हैं? अभी तो हुकूमत ने अपने लिए NRO लिया ना, नैब चेंज करा के जहां का केस होगा वही जाएगा, चेयरमैन खत्म कर देगा। आप आने वाला मुस्तकबिल अवाम का क्या देखते हैं शेख रशीद साहब? मैं परसों लाहौर में कह चुका हूं, मैं जुलाई से 45 दिन बड़े अहम देख रहा हूं। फैसला करना होगा हमें और अपने केस माफ करवा लें। मेरा मतलब है जेलें गरीबों के लिए हैं, थी और रहेंगी, और हालात ऐसे ख़राब हैं कि हम पे जो झूठे केस बनाए गए, 7 जगह पे ज़मानतें हुई हैं, 25 जगह पे दरखास्तें हैं। हमारे पास ज़मानती भी कहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री ख़राब हो जाती है। अगर गरीब आदमी मोबाइल फ़ोन में पकड़ा जाए और उसकी 10,000 रुपये की या 25,000 रुपये की ज़मानत हो, 1 साल पड़ा रहेगा, उसकी कोई ज़मानत नहीं देगा। और ये जो माहौल बन रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे किसी तरफ तो लगना है। खुदा करे ये खाना जंगी की तरफ ना लगे, लेकिन अगर खाना जंगी की तरफ लगा तो ये लोग ज़्यादा रगड़े में आएंगे जो अपने आप को इस वक्त अरस्तू समझ रहे हैं और अपने आप को फैंटम समझ रहे हैं। और बिल आखिर इस मुल्क ने जिंदा रहना है और इस मुल्क को बचाना है, और इस मुल्क के अदारे इतने भी मुर्दा नहीं हो गए कि सूरत हाल को की संगीनी को ना समझ रहे हो। और सूरत हाल जिस संगीनी से लड़ाई की तरफ बढ़ रही है, मुझे तो डर है कि किसी दिन कोई हादसा ना हो जाए। एक अजान की ब्रेक में ले लूँ शेख साहब, अपना सवाल अपने पास रखिए, अपना मलिक साहब अपना सवाल अपने पास रखिएगा। हम एक अजान ब्रेक ले रहे हैं, नाज़रीन फ़ौरन वापस आ रहे हैं। अभी बहुत सी दिलचस्प और बड़ी अहम गुफ्तगू बसीरत अफरोज़ जारी है, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। जी मलिक साहब, आप कुछ शेख साहब से पूछना चाह रहे थे। शेख साहब, मैं आपके एक्सपीरियंस को सामने रखते एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि 2 चोर ख़ानदान है, पूरे पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर दिया है और हम पे करप्ट पूरा मुल्क पे एक निशान लग गया। मेरा सवाल है कि चोर तो चोर होता है, मोहल्ले में हम चौकीदार रखते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं, कुछ लोग जागते हैं, बुजुर्ग एहतियात करते हैं कौन आया तो निज़ाम भी तो एक चीज़ है ना। चोर क्यों कामयाब हो जाते हैं? सवाल ये है, चोर ने तो चोरी करनी है, उस पर तो चले बहस ख़त्म हुई, तो हमारे निज़ाम में क्या फ्लॉ है कि ये हर बार कामयाब हो जाते हैं? एज यू सेड, देखिए, चोर के आसिफ जरदारी ने बहुत अरसा पहले बयान दिया था कि मैं इसलिए दौलत इकट्ठी कर रहा हूं कि नवाज शरीफ के पास बड़ी दौलत है और दौलत का मुकाबला दौलत से करना चाहता हूं। और सारी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी जिस तरह उन्होंने की और चलाई, और जब मैं कहता था नून से शीन निकलेगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज ये बुला रहे हैं इस आगडार को, बिल गेट को बुला लें जी, ये मुल्क इनसे नहीं ठीक होगा। और एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत इमरान खान इनके मुकाबले में आ गई है। ये 11-12 पार्टियां, एमक्यूएम का आपको पता है, एमक्यूएम ने 3 दफा थूका है असेंबली में कल। अब उस थूक के बाद वो क्या बहादराबाद में फैसला करते हैं, ये उनका है। एएनपी ने कहा कि हम ईद के बाद फैसला करेंगे। बाप का बाप क्या फैसला करता है, ये भी मसला है। और बातानी ने जो कुछ कहा है,
सूबा तो सूबा है, मरकज भी भौचाल का शिकार है। कल आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत की है इस्लामाबाद आके, और बहुत सारी, क्योंकि हर आदमी के जेब में एक नजायज़ काम है, एक नजायज़ काम है, और उसके पीछे एक देयर इज़ ए फेस बिहाइंड ए केस, उस बंदे की पेमेंट है जो वो नजायज़ काम करवाना चाहता है। और एक एक वोट की हैसियत से जब हुकूमतें बनती हैं तो उसके यही अंजाम होते हैं, और अवाम नाम की कोई चीज़ इनके साथ नहीं है, अगर थी भी तो अब नहीं है। और ये जो समझ रहे थे कि जनाब ये, अब मैं ये सवाल करता हूँ, 3.5-4 साल इन लोटों के खिलाफ ये लड़े हैं, उन्हीं लोटों को वोट को इज्जत दो, इन्होंने गंदे लोटों को सर पे बैठाया है। द मोस्ट गोल्डन लोटा इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिसने एक आदमी को एंड पे 3 करोड़ रुपया और दिलवाया। उस वक्त पैसे खत्म हो गए, उसने कहा नहीं जी ये 3 करोड़ रुपया मंगवाया जाए। सो क्या जमहूरियत है, क्या सियासत है, क्या हमारी तगोदो है। अगर ये टीवी चैनल एक दिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि टीवी चैनल भी सिर्फ इस मुल्क में जंगजुओं के पैगामात को और तशद्दुद अमेज़ सियासत को दिखाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि शरीफ आदमी तो पिस गया है, उसकी तो कोई आवाज़ नहीं है, निज़ाम तो बैठ नहीं गया, दफन हो गया। और इस निज़ाम को ज़िंदा रखने के लिए जितने मर्जी टीके लगा लें, इन्होंने 45 से 60 दिन में ख़त्म हो जाना है, और अक्टूबर में इंशाअल्लाह इलेक्शन होने हैं। और अगर देखें कराची में इलेक्शन हुए, 2 बंदे मर गए एक सीट पे 2 दूसरे मर गए। और कल जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, मैंने सुमरो साहब का बयान पढ़ा है, उनका पूरा नाम राशिद सुमरो, उन्होंने कहा राशिद सुमरो, मैंने उनका खुद बयान टीवी पे देखा है। उन्होंने कहा इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी बदमाशी और इतनी बड़ी गुंडागर्दी इससे पहले कभी देखने में नहीं आई 40 सालों में। ये उनका बयान मैं आपको सुना रहा हूं। तो फिर अगर जनरल इलेक्शन हुए और जनरल इलेक्शन में भी कोई सूरत हाल खराब हो गई, तो फिर इस मुल्क में झाड़ू फिरेगा, फिर इस मुल्क में कोई और सियासत होगी। ये शेख साहब, ये जो इतना तड़पे और जाहिर है, शेख साहब अदब एहतराम के साथ आप कह रहे हैं राशिद सोमरू साहब का आपने बयान सुना कि इस कदर नहीं। मैंने भी जो इतने धांधली और इतने फ्रॉड हो रहे हैं पूरी सहाफत में नहीं देखे, लेकिन क्या इन अफराड को, इस धांधली को, लोगों को इंसाफ करने के लिए अदारे भी तो हैं। क्या हम उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान को बचाने के लिए एक रोल अदा करे गैर जानिबदार? शेख साहब आप सोच नहीं सकते लोगों में जितनी नफरत बढ़ रही है, मुझे खदशा है कि इधर एक दूसरे से गन पॉइंट पे चीजें ना छीन लें। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। गो जिस पार्टी का मैं इत्तेहादी हूं वो इस बात को शायद पसंद ना करे, लेकिन मैं उनसे अपील करता हूं कि हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं अपने आप को अपने हलके में लोगों के मसाइल के आगे बेबस पा रहा हूं, और उनको इस सूरत हाल का फिल फॉर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये हाथ से निकल गई तो फिर फौज तो अवाम पे गोली नहीं चला सकती जी। जब लाहौर में अवाम निकल गई थी तो क्या नाम था उनका, ब्रिगेडियर जाकिर क्या नाम था, उन्होंने गोली नहीं चलाई, एक और उनके साथ भी थे। उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और यहां अगर आज ताकत का इस्तेमाल अपनी अवाम पे करेंगे तो हमारी अजीम अदारों पर बात आएगी। और हालात ऐसे नहीं हैं कि ये हुकूमत कोई कंट्रोल कर सके। तमाम उन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जिन पर करप्शन के केसेस हैं, और ये इन लोगों की नई थ्योरी है कि करप्ट आदमी ज़्यादा ताबेदार और ज़्यादा डिलीवरिंग होता है। ये मैंने परसों सुना इनसे कि वो कहते हैं जी कि करप्ट जो है वो ज़्यादा डिलीवर करता है, ऑनेस्ट जो है वो उसूल ज़ाब्ते पे फाइल को रोके रखता है, फाइल पे बैठ जाता है। सो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है, और खामोश तमाशाई अगर अदारे बने बैठे रहेंगे तो बिल आखिर उनको भी इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि शेख साहब ये जिम्मेदारी इस मुल्क के शहरियों की है।
पीटीआई का जो क्लेम है कि पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन है, आप लाहौर से गए हैं, तो कहा जा रहा है कि जी एक दादली का इंतजाम कर लिए गए हैं। आप किस तरह देख के गए? आपने क्या ऑब्जर्व किया लाहौर है कि वाकई फेयर इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? ये जो 20 MPs के इलेक्शन लाहौर में, पंजाब में होने जा रहे हैं। मैं तो 3 हलकों में गया हूं जी, और मैंने तो तीनों हलकों में पीटीआई को जीतता हुआ देखा है। कल हार जाएं या हरवा दिए जाएं, ताकत के इस्तेमाल भी वही करता है जिसके पीछे फोर्स हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट ये 20 इलेक्शन भी फेयर करा देती है, अव्वल तो मेरा सवालिया निशान है कि अगर 17 तारीख से पहले 63A का फैसला आ सकता है तो इलेक्शन भी एक नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। और जुलाई के महीने में आ जाना है, ईद से पहले आए, ईद के बाद आए। लेकिन मैंने लाहौर में पीटीआई की पोजीशन बेहतर देखी है। अगर लाहौर में ये हाल है तो बाकी हलकों का, मैं पंजाब की तो सियासत नहीं करता, आप मरकज़ के जो सवाल करने हो मुझसे करें, मैंने सूबों की कभी सियासत नहीं की। अच्छा शेख साहब ये फरमाएं, एक तासुर बड़ा पुख्ता हो रहा है, वो ये है। अच्छा शेख साहब, मैं जरा एक आपसे अदब से चाहता हूं, आज के फैसले की बारीक चीज आपने नहीं देखी, बड़ी अहम चीज है। उन्होंने कहा है कि 25D सीट हो जाए उनको निकाल दो, दूसरा इलेक्शन कराए, जो होगा वो हमेशा वज़ीर आला होगा। अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फार नाहल भी आ जाता है तो वो तो फिर ये जीत जाएंगे। इस फैसले में जब आप गौर से पढ़ेंगे ना, आपको मुस्तकबिल की बड़ी हिकमत अमली नजर आएगी। और मैं आपको एक खबर दे दूं, पीटीआई से ये इलेक्शन छीना जाने की पूरी हिकमत अमली बना ली गई है। बाकी आप ज़ीरक सियासतदान है, दूर तक देखते हैं, मैं अपनी राय दे रहा हूं आपको। कर रहे हैं जी, बिल आखिर अवाम की ताकत के आगे झुकना पड़ता है। असल ताकत अल्लाह के बाद अवाम है, और अगर अवाम इनको कबूल कर लेते हैं, चोरों डाकुओं को, तो सज़ा भी उन्हीं को मिलनी है। मेंबरों को तो कोई सज़ा नहीं मिलनी जी। मेंबरों ने, अब तो वोटरों ने भी पैसे मांगने हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इलेक्शन के दिन जाते हैं, इलेक्शन के महीने में उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं, उसके बाद हम नायाब हो जाते हैं, अपने फ़ोन बंद कर देते हैं, हमारा वो फ़ोन नंबर ही बंद हो जाता है जो इलेक्शन के दिनों में होता है। सो मैं नहीं मानता कि हालात नॉर्मल जाएंगे जी, हालात बिगड़ेंगे, काफ़ी बिगड़ेंगे। और मैं पहले आपको इंटरव्यू में कह चुका हूं कि मैं जुलाई से 45-60 दिन बड़े अहम देख रहा हूं, और हो सकता है सदर भी, अगर हालात बिगड़ जाएं, ये इत्तेहादी इस हुकूमत के साथ मिलकर हुकूमती इत्तेहादी इलेक्शन की सीटें जीतने की पोजीशन में नहीं होंगे। वैसे तो ANP की मेरी तरह एक ही सीट है, लेकिन उनका नाम बड़ा है। बादशाह खान के साथ हमने सियासत की है, हम उठे बैठे हैं, वली खान के साथ की है, और वली खान से जितना हमारा तल्लक था, अजमल खटक साहब से, एमएल कांसी को तो मैं जानता नहीं हूँ, ना कभी मैं मिला हूँ, और MQM से मेरे बचपन में तल्लक रहे हैं। वो मसाइल ज़्यादा लोगों की पार्टी है, और वो उन्हीं गली महलों में सियासत करती है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। अगर उन्होंने इन चोरों और लुटेरों के तहत ये सोच रहे हैं कि ये सक्खर और हैदराबाद और कराची आसफ जरदारी उनको दे देगा, तो ये इनकी बड़ी भूल है, बड़ा धोखा हुआ है। और कराची जो 5 साल आगे होता है, मैंने फातिमा जिन्ना का इलेक्शन भी वहाँ देखा है, और मैंने असगर खान की इलेक्शन कैंपेन भी वहाँ देखी है, बल्कि किकरी ग्राउंड जलसे में असगर खान के साथ खिताब भी किया है। मैं MQM को मसाइल ज़्यादा लोगों की पार्टी समझते हुए उनसे तोक़े करता हूँ कि वो इनसे कोई आस उम्मीद ना लगाए बैठे रहे, उनसे हाथ। अच्छा शेख साहब, एक पार्टी से हाथ हुआ है। अच्छा शेख साहब, कल आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे, हम हमेशा आपको देखते हैं, जिसमें आपने कुछ मुलाकातों का जिक्र किया, और जब आप मुंतज़िर रहे, अंदर मुलाकात तवील होगी, आपको याद आया होगा। मेरा सवाल इससे रिलेटेड है, जब हर फैसला ऊपर बैठ के अवाम की जो उमंगें हैं उसके ख़िलाफ़ किया जाए, और ये समझा जाए कि ये तो बिल्कुल मट्टी के मादू हैं, बिल्कुल उठेंगे नहीं, और फिर ये सारी बातें जिस तरह आप खुल के सामने आ रही हैं, कभी खुल के सामने नहीं आई थी, तो क्या तासुर है ऊपर? ये समझा जाता है कि यार कुछ भी कर लो,
50 नहीं 5,000 का पेट्रोल कर दो, हारे हुए को जितवा दो, जितवाए हुए को हरवा दो, इससे कोई फ़र्क नहीं। इस तरह की सोच प्रिवेल करती है वहाँ पे, या आप क्या, क्योंकि आप अंदर तक आपकी रसाई है, क्या ज़हनी लैंडस्केप आपको नज़र आता है? मुझे वहाँ परेशानी दिखाई दे रही है। शहबाज की और मेरी एक ही मदर पार्टी है बुनियादी तौर पे, और मैं पहली दफ़ा दयानतदारी से समझ रहा हूँ कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना एक गलती थी। जिसने ये प्लान किया, जो साम्राज्यी ताकतें इसमें मुलव्वस थी, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं था। इमरान आगे से बड़ा लीडर बन गया। देखिए, मैं तो मैटर नहीं करता, एक सीट का सियासतदान हूँ, टीवी पे मैं मैटर करता हूँ, मीडिया पे मैं मैटर करता हूँ, लेकिन वोट डालनी हो तो मेरी अकेली या कलम दो हाथ की। और मैंने कभी ना दूसरी वोट की अवामी मुस्लिम लीग की, ना कभी मेंबरशिप की। 7-8 हज़ार रुपए का फंड रखा हुआ है जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्ज़ाम ही ना लगे। वो भी पल्ले से ही 5,000 कल परसों दिया 30 जून से पहले, वरना 2,000 रखे हुए थे। ये नहीं कि पैसे नहीं हैं। सो ये कोई रॉयल आर्मी नहीं है जी। अब पहले जब बच्चे होते थे हम स्कूलों कॉलेजों में, मैंने, क्योंकि बच्चों का भी कोर्ट मार्शल एक सा है, 1 साल बाक़ैद बामशक्क़त, और मुझे ख्वाजा सफदर साहब ने और चौधरी ज़हूरुल्लाह ने 10 कोड़ों से बचाया। मेरा कोर्ट मार्शल हुआ है और मैंने बच्चों की कैद हरीपुर जेल में बच्चों के साथ काटी है, स्कूल में। फौज एक बड़ा हसास अदारा है, उसमें ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, हालात आगे चलें, और उसके आगे चलने के लिए मेरी इत्तलात के मुताबिक वहाँ भी इलेक्शन के बारे में बड़ी मुस्बत राय है। एक शख्स रुकावट है जिसका नाम है आसिफ जरदारी, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो शायद सिंध संभालना भी उसके बस में ना हो, क्योंकि इमरान खान ने टारगेट बनाया हुआ है कि अगला इलेक्शन वो सिंध में कैंपेन करेंगे। और फौज के अंदर एक हमागीर राय पाई जाती है कि अर्ली इलेक्शन भी एक हल है, और वो इनको समझा भी रहे हैं। लेकिन जब किसी का बुरा वक्त आए तो वो इस तरह हो जाता है जो शहबाज शरीफ के साथ और नून लीग के साथ हुआ है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इन्होंने जूतों में रसवा कर दिया है, और उसकी लक्ष्मी चौक में आसिफ जरदारी ने कब्र खुदवा दी है। और कोई बंदा इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो उनके लिए कोई, सिवाय वो बंदे जो समझते हैं कि हमने इलेक्शन में गुज्जर हैं, राई हैं, जट हैं, मेलसी हैं, टवाना हैं, ममडोड हैं, राई हैं, कश्मीरी हैं, जाट हैं, बरादरी बेसिस के कैंडिडेट, वो कौम की तर्जमानी नहीं करते। शेख साहब, हमारे वालिद के नाम को, मरहूम को कोई नहीं जानता। शेख साहब, अपना खुद ही। शेख साहब, आपका कहना था कि इमरान खान पहले से बड़े लीडर बन गए हैं। जब खान अपनी हुकूमत से निकला है तो लॉन्ग मार्च और अग्रेशन, इस्तीफे दे दो। 25 मई के बाद एकदम खामोशी हो गई है। वो लॉन्ग मार्च किधर चला गया? कोई मुखमुखा हुआ है, एकदम खामोशी सी हो गई है। कोई मुखमुखा नहीं हुआ जी, हर हफ्ते ही निकले होते हैं। अब आप बताएं ना, वो काफ़ी मेहनती सियासतदान है, और मैं आपको दयानतदाराना तरीके से बताता हूं, जिस बेवकूफ़ ने ये मास्टर प्लान बनाया और इम्प्लीमेंट किया है, उसने इमरान खान की खिदमत की है। मैं तो सवार वाले दिन, जिस दिन इमरान खान नाला लई का इफ्तिताह करने वाले थे, उस दिन सलाम अलैकुम कहना जा रहा था कि मेरा नाला लई का अब तो इन्होंने नहीं करना। हालांकि मैंने एक्निक से पास कराया, सारे फंड ये वापस ले गए, और ये हमेशा फंड वापस ले जाते हैं। सो मैं अपने हलके में इमरान खान को पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत और मकबूल पाता हूँ, और मैं लाहौर 5 जगह पर मैंने खाना खाया है, वहाँ इमरान खान की पोजीशन पहले से बेहतर थी। हालांकि वो जो मुझे नाश्ता देता बंदा, वो पहले ऐसी राय नहीं रखता था। अब उसने मुझे खुद कहा है परसों लाहौर में कि शेख साहब बाहर बता नहीं सकते, लेकिन इमरान खान को वोट देंगे। नहीं, एक वक्फा है, शेख साहब हमारे साथ ही रहेंगे और गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक।
भट्टी साहब आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे, प्लीज़ दोबारा पूछिए। अच्छा शेख साहब, आप फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ अब 3 लोगों के। मैंने भी सर्वे किया, यकीनन इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ और इस हुकूमत को लोग झोलियाँ उठा उठा के, जो इनके लोग हैं, बददुआएं दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं एक साफ़ी हूँ, रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है खबर देना, मैं कायम हूँ। हुकूमत ने प्लानिंग की है इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की, सख्त करने की। स्क्रू किया जाएगा और कोई बड़ा गिरफ्तारी से लेके बड़ा काम हो सकता है। अगर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करती है या ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ करती हैं तो आवाम को सड़कों में निकलता हुआ देखते हैं कि नहीं? देखें, जितनी आवाम की ताकत और रसाई है, मैं इमरान खान को हर घर में देख रहा हूं। जब भुट्टो को फांसी लगनी थी तो गरीबों ने उसकी खातिर अपने आप को कुर्बानी दी, लेकिन जो उसका जनाजा था या बुकटी का जनाजा था, जब अदारे ऐसे जनाजे करते हैं तो उनमें लोगों की तादाद इतनी नहीं होती। लेकिन भुट्टो सियासी तौर पर मरा नहीं है और बाद में तारीख ने यह कहा कि वो जुडिशल मर्डर था। और ये सारे लोग नवाज शरीफ समेत ज़ियाउल हक की पैदावार हैं। ये सारे लोग जो हैं ये फौजी गमलों की पैदावार हैं। ये GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। नवाज शरीफ साहब डॉर्चेस्टर होटल के साथ नीचे गाड़ी का रंग सिलेक्ट कर रहे थे जब उनके वालिद का उनको फ़ोन आया, और वो मिनिस्टर एक्साइज और जो कुछ बने, जो होता है एक्साइज के साथ एक और महकमा। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान की तारीख में कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं जिसको नवाज शरीफ ने अपॉइंट ना किया, और कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं जिससे नवाज शरीफ ने लड़ाई ना की हो। अब आप उनसे पूछें कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा और बिल ग्रेड को क्यों भेज रहे हैं आप। अब उनसे पूछें कि अब तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मरियम के वीज़े पासपोर्ट के लिए। और ये सारे केस भट्टी साहब सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल के उन्होंने फाइल पे रखे हैं। केस कभी इनके खत्म नहीं होंगे जब तक ये मरेंगे नहीं। जब तक ये मरेंगे नहीं ये केस जिंदा रहेंगे और कभी भी ये केस निकल सकते हैं। और ये कहना कि इमरान खान को जेल में डाल देंगे और इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर देंगे। देखें, इमरान खान ने सियासत शुरू की मेरी तरह एक सीट से। मैंने सारी ज़िंदगी एक सीट पर इक्तफा किया। वो यंग था और फिट था फिज़िकली, मेंटली और इंटरनेशनली। उसने अपनी पार्टी को आज़ाद कश्मीर में ले गया, KPK में ले गया, गिलगित बल्तिस्तान में ले गया, पाकिस्तान में उसने हुकूमत फॉर्म की। अगर उसके खिलाफ ये बेवकूफ़ रिएक्शन करेंगे तो ये दूसरी बड़ी गलती करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे भी गिरफ्तार करेंगे और इमरान खान पे भी हाथ डालेंगे। लेकिन क्या होगा जी, हमें एक आवारा क्लाशनकोफों में 7-7 साल कैद हो गई। हम तो गरीब के बेटे थे, इसलिए इसके बावजूद जिंदा हैं। लेकिन इमरान खान अब एक इंटरनेशनल आवाज़ है। उसका कद सियासी तौर पर इस गैर दानिशमंदाना और अहमकाना डिसीजन करने के बाद अगर 1.5 साल तक हमें रहने देते, इमरान खान को इसी तरह इलेक्शन में जाने देते, शायद हमारा सत्यानाश हो जाता। हमारा सत्यानाश क्या, सवा सत्यानाश हो जाता। वो अब नून का होना है। बिलावल तो दौरों पे है, वो अभी तक फॉरेन ऑफिस ही नहीं गया। वो कहते हैं बड़ा अहम उसने बयान दिया कि मैं रवंडा नहीं गया, मेरी दादी बीमार थी। अगर मुझे कोई कहे कि रवंडा जाना है तो मैं कहूँ यार मैं नहीं जा रहा। सर जी, ये सारी ताश जिस बंदे ने लगाई है और पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसका नाम है आसिफ जरदारी, और नून लीग भी उसके निशाने पे है। नून लीग को ये नहीं भूलना चाहिए। अच्छा शेख साहब, आसिफ जरदारी जिस कबीले से तल्लक रखता है वो अपने मुखालिफ को माफ़ ना करने पर यकीन रखता है। और इस मुल्क की जेलों में जब वो रहा है उसने इस मुल्क के जितने उजरती कातिल हैं उससे राब्ता रखा। जितने इस मुल्क में उजरती कातिल हैं उनसे आसिफ जरदारी का राब्ता था। और सिंध में जो वसीयत आई, कभी आपने सुना कि ना बहन से निकली, ना बेटी से निकली, ना बेटे से वसीयत निकली। एक इंडोनेशियन के मलेशियन
जो घर की सफाई करने वाली औरत के पास से निकली मईशत, उसने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। मुशर्रफ ने बड़ा जोर लगाया, मैं मुशर्रफ के साथ था। मुशर्रफ की पूरी कोशिश थी कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का पोस्टमार्टम भी हो और उसका टेलीफोन भी गाड़ी का निकाला जाए। नहीं निकल सका जी। किस आदमी ने गाड़ी के अंदर सुराख कराया, किस आदमी ने उसको फोन किया कि गाड़ी से बाहर निकले, ये सब एक सवालिया निशान है। और सारी सियासत उसने अपने पास रखी है और शहबाज शरीफ के मोहताज, आसिफ जरदारी के मोहताज हैं शहबाज शरीफ भी और नवाज शरीफ भी। और आज जो फैसले हो रहे हैं आप देखें, कभी आपने ऐसा सुना है कि पंजाब में अभी तक जो 4-5 वजीर बने हैं, एक सीनियर वजीर भी उनका है? कभी आपने सुना है जो ग्रैंड लोटा हो वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा? सर ये मुल्क नहीं चल रहा। मैं जुलाई से 45-60 दिन में इनको जाना है और इसका हल क्या आना है ये अल्लाह को पता है। अच्छा शेख साहब, अभी आपने एक बात की मरियम नवाज साहिबा के बाहर जाने के हवाले से और एक सवाल उठाया कि ना अभी तक वो बाहर जा सकी हैं, ना मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ सके हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वो आ रहे हैं? क्योंकि इसहाक डार साहब तो सुना है तशरीफ ला रहे हैं, तो इनकी जो मूवमेंट है उसके हवाले से क्या रुकावट है शेख साहब? मेरा ख्याल है आपको पता है, और मैंने ये सवाल चौधरी साहब से एक दिन किया है कि क्योंकि मुझे कंप्यूटर नहीं आता, ट्वीट शुरू किया अभी और इतने फॉलोइंग होगी मुझे पता ही नहीं था ट्विटर पे, वरना मैं बहुत पहले शुरू कर देता कि अगर मैं ये समझता कि दिन में हज़ारों लोग मुझे देखते हैं तो मैं शायद सबसे बड़ा पाकिस्तान का ट्विटर होल्डर होता। क्या भट्टी साहब से मैंने सवाल किया है किसी सियासी आदमी का या शख्सियत का, क्योंकि मैं औरतों के बारे में बात नहीं करता, ऐसा रिकॉर्ड इनको मिले कि 4 अदालतें टूटी हों एक पासपोर्ट जारी करने के लिए और चौथी अदालत में उसने वापस ले ली हो अपनी दरखास्त? कोई रिकॉर्ड हो तो मुझे जरूर बताएं कि एक दिन में लाहौर की 4 अदालतें बनी और टूटी और चौथी अदालत में उन्होंने दरखास्त वापस ले ली। फिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जो मैं कहता था शीन को मिलेगी, नून देखती रह जाएगी, शीन को ही मिलेगी। और हमजा और मरियम नवाज साहबा जो बचपन की तलखियां और बचपन की नफरतें हैं, जो नफरतें बड़ी वो अभी भी उसी तरह कायम है। ये सब कुछ टीवी के लिए हो रहा है, जो किया जा रहा है सब कुछ टीवी के लिए हो रहा है। दोनों का जमीन आसमान का फैसला मौजूद है, फासला मौजूद है। भट्टी साहब ये सवाल आपसे किया है उन्होंने, आप इंटरजेक्ट करेंगे इसमें भट्टी साहब? मैं शेख साहब बहुत जीरक और मेरा तो वैसे इनसे प्यार है, इससे 10 गुना ज्यादा खौफनाक तल्लुकात है। 3 दिन पहले मॉडल टाउन और जाती उम्रा में फासले बढ़े, नवाज शरीफ को इंटरफेरेंस की। मरियम जिद कर रही है कि ये ईद मैंने अपने वालद के साथ जाके मनानी है और उनके वालद साहब की तरफ मोहतरम नवाज शरीफ ने शहबाज साहब को हुक्म दिया, मुझे नहीं पता, मरियम का पासपोर्ट लेके दो। हमजा और मरियम साहब एक साथ खाना नहीं खा सकते अगर बीच में कोई सुलह सफाई कराने वाला ना हो। मैं इस इंफॉर्मेशन में पहले दिन भी कायम था, आज भी कायम हूँ। और ये इख्तलाफात अल्लाह जन्नत नसीब करे, मियाँ शरीफ उनके वालिद साहब की जिंदगी में हो चुके हैं, खानदान के बच्चों में इख्तलाफात। जी अच्छा शेख साहब, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। खान साहब, इमरान खान साहब के मुताबिक ये अमेरिकन एजेंडा था, इम्पोर्टेड हुकूमत है, और फवाद चौधरी आपके बड़े मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें नहीं बचाया। क्या मेन वजह बनी हुकूमत क्यों ख़त्म हुई? देखिए, पाकिस्तान में अमेरिकन का बड़ा असर है और बड़ा इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान में कोई आदमी ये नहीं कह सकता, मैं उस मीटिंग में खुद था जो NCCI की थी, ये हकीकी बात है कि ये मरासला दुरुस्त था और ये अमेरिकन की ख्वाहिश पर अमल दरामद हुआ और उस पर अमल हुआ, उस मरासले पर। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि देखिए अब इमरान खान को कोई माने ना माने, एक पॉलिटिकल रियलिटी तो है,
और इस बात पे सारे इत्तफाक करते हैं जो आपने बात की कि लीडर तो बना दिया इन्होंने, अब उसके बगैर जान तो छूटनी नहीं है। कितनी देर आप इसको कवर करेंगे, कवर अप करेंगे या उसको नलीफाई करने के लिए कोशिशें करते रहेंगे? इलेक्शन जो है वो चोरी कराएंगे मुबैना तौर पर, जैसे ये कह रहे हैं। कोई राब्ते हो रहे हैं उनके साथ? कोई ये भी सोच मौजूद है कि यार उन्हें इसमें अंदर लाया जाए? ऐसी कोई बात है या उधर यही है कि नहीं बस इनको पॉलिटिकली हमने ख़त्म करना है? शेख साहब देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है राब्ते होने चाहिए। ये फैसला इमरान खान का है, क्योंकि जो ये ब्लॉक बन रहा था ईरान, चीन, रूस, पाकिस्तान का, उसको पाकिस्तान में ड्रॉप किया गया है। और ये सब ग्वादर का सिर्फ इफ्तिताह करते हैं। जो मुशर्रफ ने ग्वादर का संगे बुनियाद रखा था, शहबाज तो कल परसों गया, मैं उसको देखने गया था, उसके साथ किसी ने ईंट नहीं लगाई। इस खित्ते में इसकी जोग्राफियाई पोजीशन इतनी अहम है कि 3 सुपर पावर के बॉर्डर लगते हैं। सो ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा था, देखें कल $30 पर उसने पेट्रोल लिया। इंडिया ने, अमेरिका ने क्या कर लिया उसका? कल उसने कोयला लिया रूस के साथ, उसने क्या कर लिया? जिंदा कौमें जो हैं वो वक्त आने पर, अब सारा यूरोप जो है वो एक मसाइल में उलझा हुआ है और उसी मसाइल का हिस्सा हमें बना रहे हैं, महंगाई का। लेकिन इंडिया ने जो इमरान खान रास्ता निकालना चाहता था, वो अमेरिका ने इंडिया का क्या कर लिया जी? कल उसने दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी ने कोयला भी ले लिया रूस से, पेट्रोल वो पहले ही सारा ले रही है रूस से, फर्नेस ऑयल वो पहले ले रही है, LNG पहले ले रही है। और हम तो पड़ोस में, रूस टूटा नहीं था जी, किसी ने जुलूस नहीं निकाला ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। माफ करना, एक जुलूस का रिकॉर्ड निकाल कर मुझे दिखा दें कि लोगों ने ये डिमांड की हो कि हम रूस से अलहदा होना चाहते हैं। माशी तौर पर उसको डुबो दिया गया, स्टेट्स अलहदा हो गई। अब माशी तौर पर हमारे हालात क्या है हजूर, कि 178 से 208 और 6 रुपए में डॉलर है, और टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि हमारा बुरा हाल है। हालांकि एप्टमा इस मुल्क में सबसे बड़ा, खुद बड़ा माफिया है, ये शुगर वाले खुद बड़ा माफिया है। मुझे डर है कि पहली दफा अवाम का माफिया ना बाहर निकले, क्योंकि मुझे ये खौफ पहले कभी नहीं था, अब 2-3 दिन से आ रहा है कि अगर लोग निकलने शुरू हो गए, अगर कोई ऐसी कॉल हो गई कि सारा मुल्क ब्लॉक कर दिया जाए, तो लोग मुल्क को ब्लॉक कर देंगे। शेख साहब, आपने शुरू में कहा कि ये निज़ाम थक गया, ये परफॉर्म नहीं करेगा। खान साहब, आपने कहा पॉपुलर है, आई एग्री विद यू, इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो इमरान की कोई तैयारी है? क्या प्लान है, क्या मसाइल है, क्या हाल है पाकिस्तान का? देखिए, इमरान ने इस हुक्मरानी में काफ़ी सीखा, काफ़ी मसलों को ठीक किया, और इमरान ने कोशिश की कि, मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी, हम भी इंसान हैं, लेकिन इमरान खान ने कोशिश की कि मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके। लेकिन इन्होंने क्या किया? देखें, अव्वल तो मैं इस बात के खिलाफ हूं कि बिजनेसमैन को सियासत में होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। हालांकि मुझे चीन में धमकी दी इन शुगर माफिया ने कि आप हमारे खिलाफ बड़ी बकवास करते हैं, हम आपको देख लेंगे, फिर भी मैं जीत आया इस दफ़ा। और सारा शुगर माफिया, जब ECC की मीटिंग हो रही थी, तो शुगर माफिया और आटे का माफिया कह रहा था कि हमें ECC की मीटिंग में बैठाओ। पोता साहब जो हैं, उनका क्या नाम था, दाऊद पोता, रजाक पोता, उनकी और खुसरो की ख्वाहिश थी कि ये मीटिंग में बैठे। मैंने कहा बाहर निकले। मैंने पहली दफा जिंदगी में इख्तलाफी नोट दिखाया कि ये शुगर माफिया ECC की मीटिंग में बैठना चाहता था और ये वीट माफिया बैठना चाहता था। बिजनेसमैन सियासत से बाहर होना चाहिए। बिजनेसमैन का इंटरेस्ट जो है, बार बार सुनाता है मुफ्ता, मैंने अपने बिस्कुट और टॉफियों पे भी टैक्स लगा दिया जैसे उसने खानी है। ये हाई क्लास के बच्चों ने खानी है और महंगी खानी है। कोई 30 दफा मैंने ये अखबारों की खबर सुनी है कि मैंने अपने और शहबाज के बेटों की फैक्ट्रियों पे टैक्स लगा दिया। और जालिमों और जालिम के बच्चों, ये टाफियां तुमने नहीं खानी, ये जिन्होंने खानी है उस पर टैक्स लगाया तुमने।
शेख साहब लास्ट सवाल है, कोई राब्ते हैं, कोई कनेक्शन है, कोई ना कहीं किसी जगह काम हो रहा है, कोई कंसेंसस पे कि पाकिस्तान को कहीं लेके जाया जाए, सारी पार्टियों को इकट्ठा किया जाए? होना चाहिए। सारी पार्टियां इकट्ठी हैं सिवाय आसफ जरदारी के। मेरे नज़दीक जो मुख्तदर हल्के हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो समझती है कि इसमें बड़ा वजन है इस बात में कि इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन किए जाएं, और ये पहले हो सकते थे, इसकी डेट भी आने वाली, लेकिन एक शख्स रुकावट है और वो काफ़ी बड़ी रुकावट बन चुका है, क्योंकि उसके पास आपने सुना होगा, वो कहता है बाइडन मेरा दोस्त है, अगर उसने आलामिया भेजा तो मुझे नहीं बता, अंदाज़ा करें बाइडन दोस्त है इसका। आप अंदाज़ा लगें कि पता नहीं उस फिल्म का क्या नाम है कि वहाँ वो बाइडन फिल्म देखने आया करता था, जो बाइडन जो इसका दोस्त है। तो अच्छा शेख साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, टीवी माय लास्ट, बल्कि हमारे तो प्रोग्राम का बाइडन किसी कराची की जेलों में रहा है? देखें, चलें, ये तो वहाँ बाइडन जो है ना, जी वो कराची की जेल में ना रहा हो, लेकिन उसको ये पता है कि किसके पैसे कहाँ हैं और किस किस जगह अकाउंट है और किस किस जगह जायदादें हैं, और फिर वही कंट्रोल करेंगे। हमेशा काणे आदमी को लोग ज्यादा अहमियत देते हैं, कुछ के उसकी कमजोरियां उसके हाथ में होती हैं, इसीलिए जल्दी साथ छोड़ दे। नेशनल गवर्नमेंट का कोई चांस नजर आता है आपको, और इतनी देर तक शेख साहब काले ही पै जाते इफेक्टिव रहेंगे कि वो रोक सकें इसको? जरदारी साहब, ये आपको नजर आ रही है नेशनल गवर्नमेंट? देखें, ये बातें इस्लामाबाद में जेर बहस हैं टेक्नोक्रेट्स की, ये नहीं है कि ये ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन अभी किसी के पास कोई हल नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट के पास, ना मुख्तदर हलकों के पास, ना सियासतदानों के पास। हम भेड़ की चाल चल रहे हैं, और जिस जगह को फैसले का वक्त आ गया और कौम की कौम निकल आई और फैसले करने पड़े, तो ये चीज़ भी अंडर डिस्कशन है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत वक्त दिया इस बात पे, और इसी एक फ़िक्रे पे ख़त्म करता हूँ कि बुनियादी तौर पर शेख साहब ने भी इसी तरफ इशारा किया, इकनॉमिक कलैप्स है, एक नलायक इशराफिया की जो यहाँ मैशत की पॉलिसियाँ रही हैं, इसको कोई ठीक नहीं करेंगे तो सियासी भी ठीक नहीं होगी। गलत कहा जाता है कि पहले इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया तो सियासत की स्टेबिलिटी कैसे आएगी? सब अच्छा हो। आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था, मंडे को आपको फिर मिलेंगे, हमें देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।